अगर सिंधु जल संधि के समय नेहरू जी ने अपने दिमाग को और आंखों को खुला रखा होता तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान को कभी कोई खतरा, कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता था। पाकिस्तान ले जाएगा तो यूएनओ में ले जाएगा या कहाँ ले जाएगा तो क्या होगा। भारत भी तो कश्मीर को ले गया था यूएनओ में, क्या हो गया। ये रोक का कोई मतलब नहीं है, इसको रद्द कर देना चाहिए। किस बात की संधि? संधि इस बात की कि पानी जा रहा है और तुम हमें गोलियों से मारो, तुम यहां आतंक फैलाओ। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान जो भी खुराफात करता रहा है, चाहे वो 1965 का युद्ध हो, चाहे 71 का हो, या करगिल की झगड़ा हो, या अब का ये जो आतंकी हमला हुआ है, ये सब केवल सिंधु जल संधि की वजह से हो रहा है। अयूब खान ने कहा कि अब जल तो हमें मिल ही गया है, अब नदियां भी हमें मिल जानी चाहिए। अब कश्मीर का भारत क्या करेगा, अब तो हमें ही दे दे। अब कश्मीर का भारत क्या करेगा, अब तो हमें ही दे दे। कि हमारा तो हिंदुस्तान से क्या झगड़ा है, केवल ये नदी का है, पानी का। ये अगर निमट जाए तो फिर हमारा तो हिंदुस्तान से कोई झगड़ा ही नहीं है। मुझे लगता है नेहरू झांसे में आ गए। उन्होंने तुरंत जाकर के 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। नदियां शुरू भारत से होती हैं, भारत से फिर पाकिस्तान में जाती हैं। ये भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए देन का एक दस्तावेज है। इसमें केवल भारत ने पाकिस्तान को दिया है, लिया कुछ नहीं है। भारत ने ये सही कदम इतने वर्षों बाद, इतने अंतराल बाद क्यों उठाया? ये तो इन्हें 65 में ही कर देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज साक्षात्कार की कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं जल युद्ध के नायक, जल मामलों के विशेषज्ञ। पूर्व विधायक का जो इनका जो तमगा है वो बहुत छोटा पड़ेगा, इसलिए हमने जो इन्होंने पानी पर काम किया है उसको लेकर के आज मन में जिज्ञासा इसलिए आई क्योंकि कल ही भारत सरकार ने जो पहलगांव में आतंकी घटना हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई, उसके बाद जो है भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में कड़े फैसले लेते हुए सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई है। हम रघु यादव ने सिंधु जल समझौते को लेकर के काफ़ी कुछ पहले लिखा था। जब मैं दैनिक जागरण में सीनियर चीफ रिपोर्टर था तब भी मेरी इनसे बात होती थी, तो ये हमको सिंधु जल समझौते के बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी देते रहे हैं। आज एनजेपी हरियाणा के मंच पर हम इनसे यही जानने आए हैं कि क्या भारत सरकार सिंधु जल समझौते पर एक तरफा रोक लगा सकती है? क्या भारत और पाकिस्तान, क्योंकि दोनों का समझौता हुआ था, विश्व बैंक की मौजूदगी में हुआ था, क्या कोई एक पक्ष इस समझौते को रोक सकता है? और असली सबसे पहले तो बात करेंगे सिंधु जल समझौता है क्या। रघु जी, आपने समय दिया, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। धन्यवाद महेश जी। अब तो सीधा हमको ये बताइए, पहले तो हमारे दर्शकों को सिंधु जल समझौता है क्या जिसे रोका गया है, भारत सरकार ने रोका है? महेश जी, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो देश का बंटवारा भी हो गया। उत्तर पश्चिम में जो पानी है वो सिंधु नदी तंत्र का है। उत्तर पश्चिम भारत का मतलब उसमें आ जाता है जो पाकिस्तान में आज क्षेत्र है वो भी, और जो भारत में ये जो उत्तर पश्चिम हमारा है ये भी। पंजाब जो एक था आज वो दो हो गया है, और सिंध जो है उसके साथ कच्छ, राजस्थान, ये सब जो है ये पूरा एक ही है। ये सब सिंधु नदी तंत्र का क्षेत्र है। तो इसका भी बंटवारा हो गया, और रेड क्लिफ जो लाइन बनी उससे ना केवल नदियां दो देशों में बट गई, बल्कि जो कुछ सिंचाई का तंत्र, नहरों का जाल बिछ चुका था, वो भी दो देशों के बीच बट गया। जब बंटवारा हुआ तो दो देशों के बीच देश का बंटवारा हुआ जब, और बंटवारे ने भारत को बड़ी विषम और अभाव की स्थिति में डाल दिया। क्योंकि अंग्रेजों के समय जितना भी नहर निर्माण हुआ था, जितना भी जल विकास का काम हुआ था, बांध का, बैराज का, वो सारा उस क्षेत्र में हुआ था जो आज पाकिस्तान है। अच्छा, पाकिस्तान का जो एरिया वो समृद्ध एरिया था? वो समृद्ध एरिया था क्योंकि उसमें ही अंग्रेजों ने नहर कॉलोनियां बनाई थी। ये जो आज लायलपुर जिसको बोलते हैं फैसलाबाद, और एक मोंटगोमरी जिसको बोलते हैं, इनके अब जो लोकल नाम है वो हैं, अदरवाइज ये नहर कॉलोनियां ही थी।
ये सब वीरान क्षेत्र थे जिसमें नहरी पानी ला करके ज़मीन को सिंचाई उपलब्ध करा करके लोगों को बाहर से बुला बुला करके बसाया था। तो सारा जो अंग्रेज़ों के समय निर्माण हुआ नहरों का, जो सिंचाई का विकास हुआ, वो सारा पाकिस्तान में चला गया। जो भारत में सिंधु का क्षेत्र आया, सिंधु नदी तंत्र का या सिंधु घाटी का, उसमें था एक तो कच्छ, गुजरात के जो एरिया है बिल्कुल दलदल सूखा, उसके ऊपर ये पश्चिमी राजस्थान है। इसमें महाराजा बीकानेर जो थे गंगा सिंह, वो तो एक नहर लाए थे अंग्रेज़ों के समय अपनी रियासत के अंदर बीकानेर में, जिसका बहुत छोटा सा सीमित एक सिंचित क्षेत्र था। बाकी हरियाणा पूरा सूखा था क्योंकि भाखड़ा बांध तो आज़ादी के बाद, हरियाणा मतलब जो ज्वाइंट पंजाब था, पंजाब का उसका जो दक्षिण हिस्सा था वो, हाँ, उस समय दक्षिणी हिस्सा या उसका भी पूर्वी हिस्सा, हम वैसे तो पूर्वी पंजाब था जो हिंदुस्तान में आया, हाँ उसका पूरे, पर उसका भी पूर्वी हमारा हरियाणा था। तो पंजाब का ये जो क्षेत्र था ये भी पूरा सूखा था, कोई नहरी पानी कुछ नहीं था। जो था वो यमुना का था, पर उसका सिंधु नदी तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। तो जब सिंधु नदी तंत्र का और सिंधु नदी घाटी का भी भारत के साथ बंटवारा हो गया, तो आगे कैसे सिंचाई व्यवस्था को चलाया जाए और बढ़ाया जाए, उस बारे में दोनों देशों के अंदर विवाद होना स्वाभाविक था। तो उसका आपस में कैसे समझौता हो, वो बात मूल रूप से तो पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के बीच ही शुरू हुई थी। उसको पाकिस्तान के उकसावे पर दोनों पंजाब के बीच ही निपटना चाहिए था, क्योंकि उतना ही ये दायरा था। लेकिन इसको बढ़ा करके फिर सेंटर पे कर दिया, इसको पूर्वी और पश्चिमी पंजाब से उठा करके भारत और पाकिस्तान के रूप में ले लिया। मामला पूर्वी और पश्चिमी पंजाब से शुरू हुआ था और फिर वो भारत और पाकिस्तान के बीच में उस बात के लिए चर्चा का दौर शुरू हो गया। तो ये है सिंधु जल समझौते की शुरुआत। तो हुआ कैसे था, जो विश्व बैंक कैसे मध्यस्थता के लिए आ गया है? नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घूमते फिरते जानते रहते थे, तो वो अमेरिका में जो एक टेनेसी वैली थी, उसमें वहाँ 3 राज्यों के बीच में समझौता करके उसके जल को विकास करने की जो बात हुई थी, उससे प्रभावित थे। तो लिलियनथल नाम के एक लेखक थे, इंजीनियर थे, वो उनकी रुचि हुई कि भारत पाकिस्तान आपस में एक जल के बंटवारे के लिए विवाद कर रहे हैं। तो उन्होंने सुझाव दे दिया कि हमारे साथ बैठकर के आप बात कर लीजिए। तो नेहरू उसमें सहमत हो गए, जबकि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कश्मीर को भी वो यूएनओ में ले जा कर के देख चुके थे कि तीसरे पक्ष को लाने से ठीक नहीं रहता है, पर वो चले गए और फिर वो बातचीत शुरू हो गई। लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि सिंधु जल जो संधि है, जिसको अब निरस्त करने की बात हो रही है, वो केवल भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है या दस्तावेज है। उसमें वर्ल्ड बैंक की कोई मध्यस्थता नहीं है, कोई पक्ष नहीं है। वो केवल एक गुड ऑफिसर के रूप में, एक भले अधिकारी के रूप में बैठा हुआ है। तो ये जो विवाद है, ये या जो मसला है, ये केवल भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तीसरा कोई पक्ष इसमें नहीं है। अच्छा रघु जी, ये बताओ, जो अभी जो पानी जा रहा है, पाकिस्तान निचले क्षेत्र में है, भारत ऊंचाई के क्षेत्र में, जो पानी सिंधु का आ रहा है, आप जमीनी जो हम समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो क्या स्थिति है? पानी का तो बहाव पाकिस्तान की तरफ ही रहेगा? नहीं, ऊंचाई और निचाई की बात नहीं है। ये सिंधु नदी शुरू होती है माउंट कैलाश के पास से, और ये बहती हुई भारत में से होती हुई पाकिस्तान में से जाकर के अंततोगत्वा ये चली जाती है अरब सागर में, सिंध के अंदर। उस थोड़ा दूर सतलुज शुरू होती है। सतलुज भी भारत में से बहती हुई हिमाचल वगैरह में से होती हुई पंजाब में आकर के फिर ये बहावलपुर में पाकिस्तान में चली जाती है। इसी के दौरान ब्यास एक शुरू होती है मनाली से, वो सतलुज में मिल जाती है। राबी एक चलती है, वो आगे जाकर के इनमें मिल जाती है। झेलम चलती है, वो भी हिमाचल से चलती है, वो भी हिमाचल को छोड़ करके फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ऐसे झेलम चलती है वेरीनाग से। कितनी 7 नदियाँ, 5 जो पंचनद जो बोलते हैं? पंचनद तो इन्हीं 5 को बोलेंगे जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु एक नदी है, बड़ी नदी, जिसकी ये सहायक नदियाँ हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती हैं और बढ़ती हैं। एक नदी है काबुल, वो अफगानिस्तान की तरफ से आती है, वो पेशावर से होकर के फिर सिंधु में मिलती है, वो फिर सिंधु में मिलती है। हाँ, ये पंचनद जो है एक्चुअली इसी को कहा जाएगा जो सिंधु से लेकर के
और अपना हरियाणा तक का क्षेत्र, इसी को पंचतंत्र कहा जाएगा। हमारा ये मानना है कि भारत सरकार क्या एक तरफा, जैसे नरेंद्र मोदी के बयान आए, प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई, पीएम की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और ये रोक लगाने का फैसला लिया, क्या कानूनी रूप से ये किसी मंच पर उठ सकता है? क्या विश्व न्यायालय के सामने उठ सकता है? क्या किसी न्यायालय में इसे चुनौती दी जा सकती है? क्या भारत एक तरफा रोक लगाने में सक्षम है? भारत के पास अधिकार है इसका? बिल्कुल, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता है, और मैं तो कहूँगा अगर सिंधु जल संधि को कोई भी ध्यान से पढ़े और समझना चाहे तो ये समझौता नहीं है, ये भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए देन देन का एक दस्तावेज है। इसमें केवल भारत ने पाकिस्तान को दिया है, लिया कुछ नहीं है। समझौता संधि होता है जब लेन देन हो, इसमें कोई लेन देन नहीं हुआ है, इसमें भारत ने केवल देन देन किया है। जो सिंधु नदियों का जो तंत्र है, उसका जो बेसिन है, उस बेसिन में भारत ऊपरी अपर बेसिन है, जैसा आप कह रहे हैं, हम ऊपरी तटीय हैं क्षेत्र हैं और पाकिस्तान निचला तटीय क्षेत्र है। ऊपर और नीचे की बात नहीं है, नदियां शुरू भारत से होती हैं, भारत से फिर पाकिस्तान में जाती हैं। इसलिए दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, ऊपरी तटीय क्षेत्र का हमेशा नदी जल के विवाद में अपर हैंड होता है, उसका हाथ ऊपर होता है। और जो निचला तटीय क्षेत्र होता है, क्योंकि नदी ऊपरी तटीय क्षेत्र से आती है उसके यहाँ, तो उसका हाथ हमेशा पत्थर के नीचे होता है। तो ये संधि अगर होनी थी तो भारत जैसा चाहता वैसे ये संधि होती, कम से कम भारत अपना हक तो ले ही सकता था। लेकिन अयूब खान ने एक माहौल बनाया, मतलब ये नेहरू और अयूब खान, तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के, वो क्या बोलेंगे उनको, पाकिस्तान में तो बदलते रहे। जिस समय संधि के हस्ताक्षर हुए थे, जब मार्शल जो भी पाकिस्तान के हुक्मरान थे, वो प्रेसिडेंट थे, वो अयूब खान थे। संधि पे तो दस्तखत हुए हैं अयूब खान के। यहाँ तो नेहरू शुरू से आखिर तक थे ही। पाकिस्तान में कई लोग बदल गए थे। तो एक माहौल बनाया था अयूब खान ने कि कश्मीर का तो विवाद चल ही रहा था, उसने एक माहौल बनाया कि हमारा तो हिंदुस्तान से क्या झगड़ा है, केवल ये नदी का है, पानी का, ये अगर निमट जाए तो फिर हमारा तो हिंदुस्तान से कोई झगड़ा ही नहीं है। मुझे लगता है नेहरू झांसे में आ गए। उन्होंने तुरंत जाकर के 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। देखा ही नहीं कि संधि क्या है, एक तरफा मामला था पाकिस्तान के पक्ष में। और जैसे ही वो हस्ताक्षर हो गए सिंधु जल संधि पर, अयूब खान ने कहा कि अब जल तो हमें मिल ही गया है, अब नदियां भी हमें मिल जानी चाहिए, अब कश्मीर का भारत क्या करेगा, अब तो हमें ही दे दे। अगले रोज ही वो बदल गए, ज्यादा टाइम नहीं लगा अयूब खान ने। 19 तारीख को संधि साइन हुई है, 20 या 21 को अयूब खान का बयान आ गया। मतलब एक दिन बाद ही बदल गए। वो बदलने गए, उन्होंने पहले भी कुछ नहीं कहा था, केवल एक झांसा सा दिया था, माहौल सा किया था कि अगर पानी का विवाद निमट जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा ही फिर क्या रहता है। तो अभी इस मामले में एक भारत की स्थिति क्या है? क्या इतना पानी तो बहुत भारी मात्रा में जो पानी जा रहा होगा जो पाकिस्तान में, उस पानी को रोकने की क्षमता भारत के पास है इस समय? पहली बात तो मैं ऐसी 2 बातें स्पष्ट हो जाए। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान जो भी खुराफात करता रहा है, चाहे वो 1965 का युद्ध हो, चाहे 71 का हो, या करगिल की झगड़ा हो, या अब का ये जो आतंकी हमला हुआ है, ये सब केवल सिंधु जल संधि की वजह से हो रहा है। ये इसके मूल में सिंधु जल संधि है। अगर सिंधु जल संधि के समय नेहरू जी ने अपने दिमाग को और आंखों को खुला रखा होता तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान को कभी कोई खतरा, कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता था। पाकिस्तान सिंधु जल तंत्र की, नदियों के तंत्र की अपना हिस्सा पाने के लिए जो भारत कहता वो मानने के लिए बाध्य था। उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। भारत चाहता तो सिंधु जल संधि के नाम पर पाकिस्तान से जो उसने कश्मीर का क्षेत्र ऑक्यूपाई कर रखा है उसको भी खाली करवा सकता था। मतलब पूरा कश्मीर भारत ले सकता था, आराम से। 19 सितंबर 1960 को अगर नेहरू ने कुछ सोच करके समझ करके समझौता किया होता तो कश्मीर पाकिस्तान उसी समय खाली कर चुका होता। चलिए, आप नेहरू की भूल बता रहे हैं, नेहरू की चूक बता रहे हैं। भूल चूक जो शब्द दीजिए, नेहरू ने आंखें खुली रखी होती, मतलब कहीं ना कहीं चूक हुई उस समय। हाँ,
तो जो भयंकर चूक आप बता रहे हैं, हाँ। आज उस भयंकर चूक को भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार सुधार सकती है, अब रोक लगा रही है जो? निश्चित रूप से। अगर आप तटीय क्षेत्रों के बीच में जल बंटवारे को देखेंगे, दुनिया की किसी भी संधि को, तो भी सिंधु जल संधि को न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। यानी जिन जिन पैमानों पर दो देशों के बीच, दो तटीय क्षेत्रों के बीच जल को लेकर, जल विवाद को लेकर जो संधियां होती हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी इतिहास है, जितना भी परंपरा है, उसको लेकर के किन्हीं भी पैमानों पर अगर आप सिंधु जल संधि को नापेंगे, तोलेंगे, देखेंगे, परीक्षण करेंगे, तो सिंधु जल संधि कहीं भी न्यायोचित और जस्ट संधि दिखाई देगी ही नहीं। तो ऐसी संधि जिसमें एक पक्ष को पूरी तरह से नुकसान ही नुकसान है, दूसरे पक्ष को एक तरफ से पूरा फायदा ही फायदा है, उसको तो कोई भी देश कभी भी रद्द कर ही सकता है। मुझे तो अफसोस यह है कि भारत ने ये सही कदम इतने वर्षों बाद, इतने अंतराल बाद क्यों उठाया। ये तो इन्हें 65 में ही कर देना चाहिए था। रघु जी, आपने जो बात बताई, मेरा जो मूल सवाल है उसमें जो मेरा ये जो जानने की जिज्ञासा थी वो ये थी कि नदियां तो पाकिस्तान की तरफ बह रही है, उसके पानी को रोकने की भारत के पास क्या व्यवस्था है? पानी अगर रोका जाएगा एकदम तो कैसे रोका जाएगा, क्या सिस्टम अपनाना पड़ेगा? सतलुज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी भी पहले बही रही थी, लेकिन भारत ने निर्माण करके उन सभी नदियों को रोक दिया और सारा पानी राजस्थान में और हरियाणा की तरफ डाइवर्ट हुआ है। तो वो तो कोई बात ही नहीं है, निर्माण होता है और नदियां डाइवर्ट होती हैं। इन नदियों को भी झेलम को और चिनाब को डाइवर्ट किया। मतलब भारत जो पानी का रुख अपनी तरफ मोड़ सकता है? क्यों नहीं मोड़ सकता है? और नहर का मतलब ही क्या है, और बांध और बैराज का मतलब ही क्या फिर है? तो जो जहां जहां राजस्थान वगैरह जहां, वो तो पूरी खुशहाली आ जाएगी। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय सिंधु जल संधि हुई थी, उस समय भी पाकिस्तान में जो नदी तंत्र का क्षेत्र था वो सिंचित था। भारत में जो क्षेत्र था वो सब उजाड़ था, वीरान था। तो जरूरत, आवश्यकता भी हिंदुस्तान में ही थी और हक भी हमारा ही था। और जो अंग्रेजों ने निर्माण किया था नहर तंत्र का, वो सब भी पाकिस्तान में रह गया था। तो हर स्थिति से जिसको जरूरत थी पानी की, जिसको जरूरत थी जल विकास की, वो भारत था। तो ये संधि तो कम से कम भारत को उसका जो हिस्सा बनता था वो तो उसमें मिलना ही चाहिए था, वो हिस्सा ही नहीं तो लिया। अभी रघु जी, ये मामला जैसे पाकिस्तान यूएनओ में ले जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ये बात जाएगी मेरे विचार से जो है, क्योंकि पाकिस्तान चुप तो बैठेगा नहीं। तो उस स्थिति में भारत के पास अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए क्या है? क्या है? सिंधु जल संधि है ना, ये एक तरफा, एक पक्षीय संधि है। ये ऊपरी तटीय राष्ट्र के साथ एक अन्याय है। अंग्रेजों ने एक संधि कर दी थी किसी जमाने में नील नदी के ऊपर, ऊपरी तटीय राष्ट्र में उनका अंग्रेजों का कब्जा था, उन्होंने इजिप्ट के पक्ष में सारा लिख दिया निचले तटीय, बाद में वो उसको बदल दिया गया। ऐसे तो पूरी दुनिया, डेन्यूब पे चले जाइए जो पश्चिमी पूर्वी यूरोप की तरफ है, डेन्यूब नदी जो जर्मनी से आती है, और देश में अमेरिका के अंदर खुद जो मैक्सिको की तरफ एक नदी जाती है कोलोराडो, उस पर भी इन दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। कनाडा और अमेरिका के बीच भी हैं। तो कहीं भी आप चले जाइए तो कोई दिक्कत ही नहीं इसको रद्द करने में। तो और यूएनओ में कहाँ जाएगा, किस लिए जाएगा? ये संधि को तो बल्कि कोई भी परखेगा तो कहेगा कि ये तो देन देन का दस्तावेज है, ये कोई संधि है ही नहीं। और वैसे भी दो राष्ट्रों के बीच की बात है, भारत जाने पाकिस्तान जाने। ये भारत पाकिस्तान के बीच का मसला है, और जो पाकिस्तान कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि उसको पानी मिल गया। अगर पानी पे भारत अपने ऊपरी तटीय राष्ट्र का अधिकार रखता, हिस्सा रखता, तो पाकिस्तान कभी भी यह हरकतें ही नहीं कर सकता था। मैं तो कह रहा हूँ सिंधु जल संधि के लिए तो पाकिस्तान कश्मीर पे जो उसने गैर कानूनी या नाजायज कब्जा कर लिया था, वो खुद ही छोड़ के चला जाता, कश्मीर तो हल ही हो जाता। तो आप ये मानते हैं पाकिस्तान कहीं न कहीं जो भारत में आतंकी घटनाएं हो रही है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, या जब भी जहाँ भी हुई है, उनके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है? पाकिस्तान सरकार, आर्मी सब आतंकियों को सह दे रही है, या सीधे सीधे हाथ है? सीधा सीधा पाकिस्तान, ये तो सभी को पता है, इसमें तो कोई छुपाव की बात ही नहीं है कि हिंदुस्तान में जितना भी ये सीमा पर और सीमा पार में जो आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, ये सारा पाकिस्तान का हाथ है। और पाकिस्तान का हाथ इसलिए है कि पाकिस्तान को भारत ने सिंधु जल संधि पर जो उसके पास ब्रह्मास्त्र था, ये तो ऐसा बांड था जिसका कोई इलाज नहीं था पाकिस्तान के पास, उसको खामखा गंवा दिया। अब इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और नेहरू जी ने जो किया, हम नीरो के बारे में सुनते हैं
कि रोम जलता रहा और नीरो बंसुरी की धुन सुनते रहे। सिंधु जल संधि के संबंध में मैं भी ये कह सकता हूँ कि नेहरू निरे नीरो साबित हुए। निरे नीरो निरे नीरो, ये मैंने पहले लिखा भी है। उन्होंने सोचा ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और लोकसभा में एक बार चर्चा हुई थी सिंधु जल संधि पर। सिंधु जल संधि करने के लिए नेहरू ने कभी लोकसभा में या किसी और से बात ही नहीं की, लेकिन जब संधि हो चुकी थी उसके बाद एक बार चर्चा हुई थी। उस चर्चा में सारे लोकसभा के एमपीज बोले थे और उन्होंने इस संधि की बड़ी भारी भर्त्सना की थी और इसके नुकसानों को उसी समय उजागर कर दिया था। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था जरूर प्रभावित होगी, पर वो प्यासा नहीं मर जाएगा, क्योंकि वहाँ भूमिगत जल से पहले भी सिंचाई होती थी। और अब भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई एकदम सिंधु जल संधि रद्द करने से वहाँ कोई भूख, ऐसा नहीं होगा। लेकिन निश्चित रूप से पाकिस्तान बहुत असुविधा में आ जाएगा। उनका सिंचाई का सारा जो तंत्र है, जो कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। और ये भी मैं बता दूं कि पाकिस्तान में जो नदी तंत्र बना हुआ है, जो ये सिंचाई तंत्र बना हुआ है, बहुत विकसित है। ये सारा आज़ादी से पहले तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, और आज़ादी के बाद ये जो बना है ये पश्चिमी मुल्कों का, कनाडा का, अमेरिका का और ऑस्ट्रेलिया के पैसे से बना हुआ है। पाकिस्तान की अठन्नी भी नहीं लगी है इसमें, पाकिस्तान की अठन्नी भी नहीं लगी है। और रही बात पाकिस्तान ले जाएगा तो यूएनओ में ले जाएगा या कहाँ ले जाएगा तो क्या होगा। भारत भी तो कश्मीर को ले गया था यूएनओ में, क्या हो गया? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। पड़ा क्या? 70 साल हो गए। तो पाकिस्तान जाता रहे। पहली बात तो यूएनओ का मैटर ही नहीं है। चला जाए किसी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के अंदर तो वहाँ पे हो जाएगा। वो कोर्ट कोई भी इस दस्तावेज को, इस संधि को दो देशों के बीच, दो तटीय राष्ट्रों के बीच, नदी तंत्र के दो हिस्सों के बीच न्यायोचित उचित संधि बता ही नहीं सकता। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि किसी ने सिंधु जल संधि को पढ़ा ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं की। केवल पंजाब हरियाणा से लड़ता रहा, हरियाणा राजस्थान से लड़ता रहा, आपस में लड़ाई झगड़े करते रहे। ये देखा नहीं कि जड़ में क्या है। जड़ में सिंधु जल संधि है। जिस दिन सिंधु जल संधि रद्द हो जाएगी उस दिन भारत का पश्चिमोत्तरी, अभी तो रोक लगी, रद्द भी हो सकती है। रोक का मतलब, मैं तो कहता हूँ रोक भी गलत लगाई है, इसको रद्द ही कर देना चाहिए था। रद्द कर देना। काम की बात तो सबसे लास्ट में। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये रोक का कोई मतलब नहीं है, इसको रद्द कर देना चाहिए। किस बात की संधि? संधि इस बात की कि पानी जा रहा है और तुम हमें गोलियों से मारो, तुम यहाँ आतंक फैलाओ। ये तो कोई संधि नहीं हुई ना। इसको बंद ही, इसको रद्द करना चाहिए, रद्द। आपने रघु यादव की बातें सुनी, विस्तार से उन्होंने बात बताई है। भारत को किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है, अभी रोक लगाने की बातें करने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह रद्द करने की जरूरत है। और भारत को इस मामले में किसी से किसी तरह का संकोच करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समझौता हुआ है वह देने देने का है, लेने का नहीं है। भारत एक तरफा इस संधि को रद्द कर सकता है, यह कहना है रघु यादव का, जल मामलों के विशेषज्ञ, जैसा मैंने पहले बताया। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अलग अलग जो नदियों के समझौते हुए हैं, नदियों के जल के जो बंटवारे हुए हैं, उनके कई उदाहरण दिए हैं। आपका धन्यवाद रघु जी, आपने काम किया। धन्यवाद, धन्यवाद महेश जी।